सेइसु हेंडा एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफी आर्टिस्ट है जो कि अपना पूरा समय इसी आर्ट की प्रैक्टिस में लगा देता है। यह उसका एक पैशन है। एक दिन वो अपनी कोरियोग्राफी एक स्पेशल एग्जीबिशन में प्रेजेंट करता है, पर वहाँ का एक बूढ़ा क्यूरेटर उसके काम को देख उसके कोरियोग्राफी की काफी बुरी तरह से आलोचना करता है और उसके इस आर्ट को बेढंगा और बेजान तक कह देता है। उसके ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुन सेइसु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आपे से बाहर होते हुए उस बूढ़े क्यूरेटर के मुंह में एक जोरदार मुक्का मार देता है। सेइसु के ऐसे हरकत की वजह से उसे क्यूसू के पास एक छोटे से आइलैंड में भेज दिया जाता है। उस द्वीप में एक छोटा सा गांव है। सेइसु यहीं रहकर अपने आर्ट को और बेहतर और अपनी कला को निखारने का निश्चय करता है। गांव की ओर जाते हुए रास्ते के किनारे उसे काफी विशाल और अंतहीन समुद्र दिखता है। उसे एहसास होता है कि जैसे ये गांव दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग है। वह समुद्र की सुंदरता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसे डर है कि कहीं उसने सच्ची कला को पहचानने की अपनी क्षमता खो तो नहीं दी। जब वो गाँव पहुँचता है तो गाँव का मुखिया उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करता है। सेइसु सोचे पड़ जाता है आखिर ये गाँव कितना छोटा है। जब मुखिया उसे उसके नए घर ले जाता है तो सेइसु से उस घर का दरवाजा ही नहीं खुलता क्योंकि यह एक पुराना मकान था। वो कई कोशिश तो करता है पर नाकाम हो जाता है। आखिर में मुखिया की मदद से वे दोनों घर में प्रवेश करने में सफल होते हैं। घर में प्रवेश करते ही उसका स्वागत गाँव की सबसे बदमाश बच्ची नारू द्वारा किया जाता है। वह एक छोटी सी लड़की है जिसे की मौज मस्ती करना काफी पसंद है। वह पहले दिन से ही अपनी बदमाशी से सेइसु को परेशान कर देती है। बाद में सेइसु अपने काम में फोकस करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो अभी तक अपने सामानों को बैग से ही नहीं निकाला है। जब वह चाय बनाने के लिए जाता है तो देखता है कि मुखिया और नारू अभी भी उसके घर में बैठे हुए हैं और स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं। वो उन दोनों को घर से बाहर फेंक देता है और अपना काम जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन नारू फिर से वहाँ आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। बाद में समुद्र की ओर देखते हुए सेइसु सोचता है कि उसने अपने हरकतों से अपने परिवार को कितना शर्मिंदा किया है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी कोरियोग्राफी अच्छी क्यों नहीं हो रही। तभी नारू उसके पास आती है और अपनी बदमाशियों के लिए उसे माफी मांगती है और दिखाती है कि उसने भी कोरियोग्राफी करने की कोशिश की थी। यह आर्ट दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है और वे काफी मजे भी करते हैं। बाद में सेइसु का सामान अनपैक करने के लिए पूरे गाँव से लोग उसके पास आते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि आखिर क्यों उसके फादर ने उसे इस गाँव में भेजा। सेइसु को इस विलेज में रहते पूरे एक सप्ताह से अधिक हो गया है और इस दौरान उसने कोरियोग्राफी का खूब अभ्यास किया है। वो किसी भी तरह अपने कोरियोग्राफी आर्ट को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन वह अपने किसी भी प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। उधर मुखिया और उसकी पत्नी अपने आलसी बेटे हिरोशी को जगाते हुए एक काम करने को कहते हैं। वे चाहते हैं कि वो सेइसु के लिए कुछ खाना लेकर जाए क्योंकि वो दिन भर केवल काम ही करता रहता है। हिरोशी एक काफी आलसी लड़का है। वह कोई भी काम उत्साह पूर्वक नहीं करता। हालांकि अब जबकि उसके माता पिता ने उसे यह काम करने का आदेश दिया है तो उसे यह करना ही पड़ेगा। उधर नारू अपने दो हाई स्कूल के दोस्त तामाको और मिवा के साथ सेइसु के घर जाती है। सेइसु को उनका यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वे बिना इजाजत के ही उसके चीजों को छूने लगते हैं। वे सभी सेइसु का मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि यह घर उसके आने से पहले उनके खेलने की जगह थी। अपनी कोरियोग्राफी का मजाक उड़ने पर सेइसु अपने द्वारा बनाए गए एक रेस्ट्रो के साइन का कोरियोग्राफी उन्हें दिखाता है। लड़कियों को यह आर्ट अच्छा तो लगता है पर फिर भी वे उसे इसे और अधिक बेहतर बनाने का एडवाइस देने लगते हैं। बाद में हिरोशी खाना लेकर सेइसु के घर जाता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है, पर जब दरवाजा खुलता है तो सेइसु सीधे जाकर हिरोशी के ऊपर ही गिर पड़ता है। वह दिन भर काम करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया था। फिर नारू हिरोशी को सेइसु द्वारा किए गए सारे काम को दिखाती है, जिसे देख हिरोशी चौंक जाता है। कोई बंदा इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर सकता है। वह खुद के आलसीपन को याद करता है और सेइसु का यह वर्क उसके अंदर मेहनत करने की प्रेरणा को जगाता है। अगले दिन जब नारू सेइसु के घर जाती है तो वह सेइसु को फिर से जमीन पर बेहोश पड़े हुए पाती है। वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थकावट की वजह से उसका यह हाल हुआ था। उसे आराम की जरूरत थी। गांव के सभी लोग सेइसु से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं। इसे देख सेइसु को ऐसा लगता है मानो वो इसी गांव की कम्युनिटी का एक हिस्सा हो। बाद में एक बूढ़ा पेशेंट उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। जब सेइसु को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है तो उसे बताया जाता है कि वो इस हॉस्पिटल में अकेला पेशेंट है। इसे सुन सेइसु चौंक जाता है और बाकी लोगों को भी लगता है कि वो अकेले में जरूर किसी भूत से बात कर रहा था। अगले दिन नारू पूरे गांव में घूमते हुए लोगों से पूछने लगती है कि क्या वो पैकेट में लिखे इंग्लिश वर्ड को सही पढ़ पा रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो लर्निंग के प्रति काफी ज्यादा सीरियस है और उसे जल्दी से बड़ा भी बनना है। इधर सेइसु अपने टोक्यो के एजेंट को उसके द्वारा बनाए हुए कुछ आर्ट पीस को बेचता है। साथ ही उसकी काली स्याही भी खत्म हो गई है, इसलिए वह गाँव की दुकान की तरफ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात
मुलाकात एक बूढ़ी महिला से होती है जो कि उस दुकान की ऑनर है। वो बुढ़िया स्वभाव से काफी दयालु है। जब फाइनली सेसु को काली इंक मिल जाती है तो उसे पता चलता है कि तामाको को भी उस इंक की जरूरत है, जिस पर वह उसे वह इंक दे देता है और खुद चारकोल का इस्तेमाल करने का निर्णय करता है। जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तो तामाको उससे कहती है कि वो एक मांगा लिख रही है और वो इसे मैगजीन में देना चाहती है। फिर वो अपनी मांगा की सैंपल सेसु को दिखाती है। सेसु इसे देख चौंक जाता है क्योंकि उसके मांगा ड्राइंग्स काफी ज्यादा खूंखार थे। अगले दिन सेसु को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसने कोरियोग्राफी कॉन्टेस्ट में सेकंड प्लेस हासिल किया है और जो फर्स्ट प्लेस में आया है वो एक युवा कलाकार है। इसे सुन सेसु काफी गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसका आर्ट इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा। उसे खुश करने के लिए नारू उसे अपने गांव के मोचाई कैचिंग इवेंट में ले जाती है, पर वह उनमें से एक भी पकड़ नहीं पाता। तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आती है और उसे बताती है कि मौके के लिए दूसरों से लड़ने के बजाय उसे सही मौके का इंतजार करना चाहिए। बुढ़िया की बातें सेसु को काफी ज्यादा प्रभावित कर देती है और वह अपने काम में भी इसे अप्लाई करने की सोचता है। वह इधर उधर की बातों को छोड़ अपने काम पर ही फोकस करता है और सही मौके का इंतजार करता है। उसे इससे काफी ज्यादा मानसिक शांति मिलती है, पर तभी अचानक फोन और कंप्यूटर दोनों खराब होने की वजह से वो फिर से गुस्से से पागल हो जाता है। बाद में सेसु बाजार की तरफ जाने लगता है ताकि शहर में कॉल करके जरूरी इक्विपमेंट्स मंगवा सके। जब वह दुकान पहुंचता है तो वह बूढ़ी महिला उसके सामने पुराने जमाने का एक फोन रख देती है। सेसु को पता नहीं कि इस फोन को कैसे चलाना है, जिस पर एकी का छोटा भाई उसे फोन चलाना सिखाने लगता है। अपने से छोटे द्वारा उसे गाइड करने पर सेसु को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होने लगती है। बाद में मीवा के फादर सेसु को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि वो उसकी बोर्ड में कांजी स्टाइल से उसके बोर्ड का नाम लिख दे। सेसु ऑफर तो लेना चाहता है पर उसे डर है कि वो कोई गड़बड़ न कर दे। जब सभी बच्चे बोर्ड में अपना हैंड प्रिंट लगाने लगते हैं तो सेसु उस पर अपना आर्ट दिखाते हुए एक सुंदर सा फ्रेज लिख देता है। काम खत्म करने के बाद सेसु उस बोट ओनर को उस पर विश्वास दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सेसु का घर भी उसकी ड्राइंग से भरने लगता है। वह हर दिन हर पल अभ्यास करता रहता है और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि गांव वाले उसका काफी ख्याल रखते थे। वे समय समय पर उसके लिए खाने का प्रबंध भी कर देते थे। अगली सुबह मीवा, तामाको और नारू सेसु के पास अपने बहुत सारी होमवर्क्स लेकर आते हैं और नारू को उससे कोरियोग्राफी भी सीखनी है। सेसु पहले तो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, पर नारू द्वारा उसे खाने का प्रलोभन देने पर वह तैयार हो जाता है। होमवर्क करते हुए वे कोरियोग्राफी की भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। बाद में वे सभी बीच में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। बड़ा होने के नाते सेसु उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है, पर क्योंकि वह टोक्यो से है और इन सब का उसे कोई भी अनुभव नहीं है, वो चट्टानी तट पर चलते हुए ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बीच में मजे करने के बाद जब वे वापस घर जाने लगते हैं तो सेसु खुद से ही सभी की जिम्मेदारी और सुरक्षा की बातों को दोहराने लगता है। इसे सुन बच्चे काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और उसके इस केयरफुल नेचर को देख उसे रोते हुए गले मिलते हैं और उसे कभी तंग न करने का वादा करते हैं। अगले दिन सेसु का एजेंट अपने साथ एक युवा कोरियोग्राफर को लेकर सेसु के पास आने लगता है। इधर नारू मार्केट के बाहर अपनी स्नेल की दुकान लगाकर उसे बेच रही होती है। तभी एक गाड़ी उसके पास आती है और उससे कावाफूजी बाहर निकलता है, जो कि सेसु का दोस्त और एजेंट भी है। वह अपने साथ कासुके को भी लाया है, जो कि एक युवा कोरियोग्राफर है। कावाफूजी के टैटूज को देख नारू उसका मजाक बनाने लगती है। बाद में जब नारू और हिरोशी सेसु के साथ डिनर कर रहे होते हैं तभी कावाफूजी और कासुके नशे में धुत होकर सेसु के पास पहुंचते हैं। सेसु के गैर मौजूदगी में उन सभी को यह पता चलता है कि कोरियोग्राफी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन पाने वाला वह युवा कलाकार कासुके ही है। वे नहीं चाहते कि सेसु को इसका पता चले, वरना वो फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए वे सेसु को किसी और ही चीज में बिजी रखने की कोशिश करने लगते हैं। बाद में सेसु को यह सब पता चल ही जाता है, पर वह निराश नहीं होता और उनसे कहता है कि वो अब इन स्थितियों से आगे निकल चुका है। जब सेसु को यह बात पता चलती है कि कासुके उसे अपना आदर्श मानता है और उसके जैसा बनना चाहता है तो यह सुनकर वह चौंक जाता है। कासुके उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो भी उनके साथ वापस टोक्यो चले। सेसु के मना करने पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि जब से वो इस द्वीप में आया है तब से उसका कोरियोग्राफी आर्ट काफी ज्यादा बुरा होता जा रहा है। इसे सुन सेसु काफी ज्यादा निराश हो जाता है और फिर से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसे पता नहीं कि वो क्या करे। वो यहाँ अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए आया था ताकि वो सबसे बेहतर बनकर ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता जीत सके, पर अब वह सिर्फ अपने लिए ही लिखना चाहता है। हालांकि जब सेसु नारू और उसके दोस्त हिना को साथ में खेलते हुए देखता है तो वह अचानक फैसला करता है कि उसे इसी द्वीप पर रहना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ वो खुश रह सकता है। बाद में वे सभी फिशिंग करने का प्लान बनाते हैं और समुद्र के पास मिलते हैं। उनका ग्रुप मछली पकड़ने के लिए पूरी कोशिश तो करता है, पर उनमें से ज्यादातर इसमें फेल हो जाते हैं। हिरोशी को हिसेनिया फिश पकड़नी है
और इसके लिए वो कई कोशिशें भी करता है। बाद में मछली ना पकड़ पाने पर वो अपनी फिशिंग रॉड कासुके को दे देता है, पर तभी एक बड़ी मछली अचानक कासुके के कांटे में फंस जाती है। वे सभी मिलकर उस मछली को बाहर खींचने लगते हैं। जब वह मछली पानी से बाहर निकलती है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो वही हिसेनिया फिश है जिसे हिरोशी पकड़ना चाहता था, पर तभी वो मछली कांटे से बच निकलने में सफल हो जाती है और वापस समुद्र में चली जाती है। इस पर पूरा ग्रुप अपने इस बेवकूफी पर हंसने लगता है। अगले दिन कावाफूजी और कासुके टोक्यो वापस जाने लगते हैं। सभी उन्हें अलविदा कहने के लिए आते हैं। सेसु अपने दोस्त कावाफूजी को विदा करते हुए कहता है कि उसने इसी द्वीप में रहने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसे यहाँ काफी खुशी मिलती है। दिन बीतते जाते हैं पर सेसु अपने आर्ट को इम्प्रूव करना नहीं छोड़ता। एक दिन तामाको और मिवा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि नारू का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। वे उसके बर्थडे पर एक पार्टी रखना चाहते हैं, पर क्योंकि अभी वे छोटे हैं तो पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, इसलिए सेसु को उन्हें 100 येन देने होंगे। सेसु इसे सुन चौंक जाता है। बाद में सेसु सोचने लगता है कि आखिर वो नारू को उसके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट करे। चूँकि वह बच्चों को अच्छी तरह समझ नहीं पाता था, इसलिए वह उपहार के रूप में नारू को एक जिंदा बीटल देने की सोचता है, लेकिन वह उसे पकड़ने में भी नाकाम हो जाता है। जब वह वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर तो नारू के बर्थडे के लिए पूरी तरह सजा हुआ है। वहाँ केक भी रखी हुई है और नारू के दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं। जब नारू वहाँ आती है तो वह इन सब चीजों को देख चौंक जाती है। सेसु उसे गिफ्ट के रूप में आई विल डू एनीथिंग का गिफ्ट कार्ड देता है। सेसु के इस गिफ्ट को देख सभी हंसने लगते हैं, पर नारू को यह गिफ्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगले दिन नारू सेसु को अपनी नानी की कब्र देखने चलने को कहती है ताकि वह उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। सेसु पहले तो कब्रिस्तान जाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में वह उसकी बात को मान लेता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो सेसु को पता चलता है कि आज तो बॉन्ड फेस्टिवल है। काफी सारे विलेजर्स यहाँ अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। सेसु महसूस करता है कि नारू हमेशा खुश और मुस्कुराती रहती है, लेकिन वह काफी अकेली है। वह फैसला करता है कि उसके पास जब भी समय होगा वह नारू की देखभाल करने के लिए मौजूद रहेगा ताकि वह अकेली महसूस ना करे। सेसु को एक स्पेशल कोरियोग्राफी कॉन्टेस्ट के लिए कुछ लिखना है, पर उसके दिमाग में कोई भी नया आइडिया नहीं आता। वह सोचता रहता है कि वो आखिर इसमें क्या बनाए। दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो नहाने और थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। वह नहाने के लिए गर्म पानी को तैयार करना चाहता है, पर पाता है कि उसका बाथ बॉयलर तो काम ही नहीं कर रहा। फिर वह आग के जरिए हॉट बाथ तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तामाको और म्यू वहाँ आकर काफी ज्यादा गड़बड़ी मचा देते हैं, जिससे कि सेसु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाद में हिरोशी और सेसु को पता चलता है कि दूसरे गांव के बच्चे नारू और उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। बच्चों को परेशान देख वे दोनों इसमें शामिल होने का फैसला करते हैं और उनके बीच काफी ज्यादा जुबानी जंग होने लगती है। बाद में वे बच्चे सेसु को जंगल में टार्जन गेम खेलने का चैलेंज करते हैं। सेसु इसे एक्सेप्ट कर लेता है। बच्चों के साथ खेलते हुए सेसु गलती से जंगल में भटक जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां का वातावरण काफी ज्यादा सुंदर था। वह वहां सूर्यास्त होते हुए देखता है। इसे देख उसे इसका चित्र बनाने का मन करता है। वो तेजी से घर की ओर भागता है, लेकिन तभी गलती से उसका पाँव एक कमजोर चट्टान पर पड़ जाता है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। नारू और बाकी सभी तो घर पहुंच जाते हैं, पर सेसु अभी तक नहीं पहुंचा है। इधर घंटों चट्टानों में भटकने के बाद आखिरकार सेसु पहाड़ों से नीचे उतर आता है और वहीं जमीन पर लेटकर रात की सुंदरता को निहारने लगता है। तभी उसे आसमान में एक टूटा हुआ तारा दिखता है, जिसे देखते ही वो झट से अपने प्रॉब्लम को बताते हुए उसके समाधान हो जाने की विश मांगने लगता है। तभी गांव वाले उसे ढूंढ लेते हैं। बाद में सेसु कावाफूजी को कॉल करके बताता है कि उसने अगले आर्ट कंपटीशन के लिए अपना आर्ट पीस तैयार कर लिया है। यह आर्ट पीस उसने जंगल में दिखे दृश्यों की प्रेरणा से ही बनाए थे। इधर डायरेक्टर कावाफूजी से मिलने आते हैं। उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान डायरेक्टर कहते हैं कि समय आ गया है कि वो सेसु को माफ कर दे ताकि वो वापस लौट आए। साथ ही वे इस बारे में भी बात करते हैं कि सेसु द्वारा ट्रू आर्टिस्टिक फॉर्म को विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। बाद में कावाफूजी सेसु को कॉल करता है और उसे यह अच्छी खबर बताता है। सेसु उसे वादा करता है कि वह जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन वह अपने इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। अगले दिन वह लोकल विलेज फेस्टिवल में भाग लेता है। वह वहाँ बहुत मजे करता है। टोक्यो से यहाँ उसका लाइफ कितना बदल चुका है। बड़े शहर में कोरियोग्राफी करने के दौरान उसने ऐसा समय कभी नहीं बिताया, न ही कभी इतनी ज्यादा मस्ती ही की थी। फेस्टिवल के अंत में वे सभी सुंदर और भव्य आतिशबाजी को देखने का आनंद लेते हैं। अगली सुबह सेसु जल्दी से अपना सामान पैक करता है और टोक्यो के लिए रवाना हो जाता है।
उसके पास इतना साहस नहीं होता कि वो किसी को अलविदा कह सके। तभी नारू चुपके से उसके घर में आती है, पर वह पाती है कि घर तो बिल्कुल ही खाली है। इधर सेसु टोक्यो पर अपने घर पहुंच चुका है। वह ट्रेन से यात्रा करने की अपनी दैनिक आदतों में लौट आता है। उसे अपनी नई शैली के आर्ट पर थोड़ा संदेह भी होता है कि वो किसी को प्रभावित कर पाएगी भी या नहीं। कावाफूजी ने उसकी मीटिंग उस डायरेक्टर से फिक्स कर दी थी जिसको उसने मुक्का मारा था। सेसु अपने साथ स्टार पेंटिंग भी ले आया है, जिसे देख कावाफूजी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। जब डायरेक्टर वहां आते हैं तो सेसु काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी घबराते हुए ही सही वो अपनी गलती की उन्हें माफी मांगता है। डायरेक्टर उसे माफ कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे आवेश में आकर कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब डायरेक्टर सेसु के आर्ट पीस को देखने लगते हैं तो सेसु काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और घबराहट में वो अपनी कॉफी डायरेक्टर के साथ साथ पूरी पेंटिंग में ही गिरा देता है। फिर वो डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि यह तो बस एक प्रैक्टिस पेंटिंग है, उसके पास एग्जीबिशन के लिए इससे भी सुंदर पेंटिंग है। उसकी हरकतों को देख कावाफूजी की हंसी छूट जाती है, पर डायरेक्टर को उसका यह आर्ट पीस काफी अच्छा लगता है और वो इसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सेसु बिल्कुल ही पैनिक मोड में चला जाता है क्योंकि उसके पास दूसरी पेंटिंग नहीं थी। उसने तो बस डायरेक्टर को झूठ बोल दिया था। वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे अब एक बिल्कुल ही नया आर्ट तैयार करना होगा। कुछ दिनों बाद जब कावाफूजी सेसु से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है तो पाता है कि सेसु की अवस्था तो बिल्कुल ही खराब है। बाद में विलेज के लोग कॉल करके सेसु को वापस विलेज में बुलाते हैं। उनकी आवाज को सुन सेसु को काफी ज्यादा राहत मिलती है। वे कहते हैं कि वे उससे बिना बताए द्वीप छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा नाराज हैं और उसे जल्द से जल्द वापस आने को कहते हैं। इसे सुन सेसु को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगली सुबह सेसु अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक और आर्ट पीस तैयार की है जिसका नाम स्टोन वॉल है। वो डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड में वापस जाएगा और अपने दोस्तों के साथ रहेगा। उसकी यह बात सुनकर उसके माता और पिता काफी ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाते हैं। उसकी मां नहीं चाहती कि वो वापस उस आइलैंड में जाए। उन्हें लगता है कि उस आइलैंड का सेसु पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है और वो काफी अजीब हो गया है। कावाफूजी ने विलेज से सेसु के लिए एक पैकेज लाया है। इधर विलेजर्स सेसु के घर की सफाई करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेसु जल्दी वापस आने वाला है। इधर जब सेसु वो बॉक्स ओपन करता है तो उसे वहाँ कई सारे गिफ्ट मिलते हैं। साथ ही कैलीग्राफी का एक पैकेट भी मिलता है। इसमें उसे मीवा और तामाको की कैलीग्राफी आर्ट भी मिलती है। दोनों ने अपनी कैलीग्राफी आर्ट से काफी पुरस्कार जीते थे। साथ ही उसे वहाँ नारू के भी कुछ वर्क मिलते हैं। इसे देख सेसु को उसके टीचिंग के पल याद आते हैं। उसे लगता है कि उसे अपने स्टूडेंट्स को बधाई देने के लिए वहाँ होना चाहिए। जब सेसु की माँ सेसु को उस आइलैंड के लोगों के साथ इतना जुड़ा हुआ देखती है तो वह भावुक हो जाती है और उसे वापस आइलैंड में जाने की अनुमति दे देती है। इसके बाद सेसु वापस उस आइलैंड में चला जाता है और एक फार्म ट्रक पर बैठकर गांव की तरफ जाने लगता है। पिछली बार की तरह वो समुद्र को निहारने लगता है, लेकिन इस बार उसे यह समुद्र काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके वहां आने का इंतजार कर रहे थे और उसे देखते ही उस पर झपट पड़ते हैं। फिर वे सभी सेसु के वापस आने को लेकर जश्न मनाने लगते हैं। कावाफूजी उसे बताता है कि उसके स्टोन वॉल आर्ट पीस को कॉन्टेस्ट में 5th प्राइज मिला है। सेसु इसे सुन खुश होता है। हालांकि अब उसे पुरस्कारों की कोई परवाह नहीं। वो वही करना चाहता है जो उसका मन उसे करने को कहेगा और उन्हीं लोगों के बीच अपना समय व्यतीत करेगा जो उसकी परवाह करते हैं। फिर नारू और सेसु एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं, जबकि बाकी सभी सेसु के आने का जश्न मना रहे हैं। सेसु नारू से कहता है कि अब वह केवल वही आर्ट बनाएगा जिसके प्रति वह पैशनेट है और अब यही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेसु के जिस स्टोन आर्ट पीस की बात की गई थी वो तो वास्तव में पूरे गांव के लोगों का नाम था जिसे अपनी कलात्मक शैली से सेसु ने लिखे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।